नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पाइपलाइन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को तराना में लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 9.64 करोड़ की लागत से बने इंदौर हाई लेवल ब्रिज का लोकार्पण भी किया। दूसरी बड़ी खबर, सीएम योगी ने मोतीपुर सिंचाई कॉलोनी में नवनिर्मित मोतीपुर तहसील भवन के उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा, सरकार हर गांव और हर ग्रामीण को डिजिटल भारत से जोड़ने की योजना पर काम करे। हम गांव-गांव आर्टिकल फाइबर और बैंक की सुविधा देंगे। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सदन में कांग्रेस विधायकों ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उपनेता और प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा, 2016 में तत्कालीन परिवहन मंत्री ने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। चौथी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 मुठभेड़ में फोर्स ने 12 नक्सलियों को मार गिरा है। बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार सहित सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पाइपलाइन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को तराना में लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 9.64 करोड़ की लागत से बने इंदौर हाई लेवल ब्रिज का लोकार्पण किया। 7.15 करोड़ की लागत वाले उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन, 5.73 करोड़ की लागत वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण और 5.21 करोड़ की लागत की 11 नल जल परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम तराना में श्री तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर के नए महंत की चादर विधि कार्यक्रम और महारुद्र यज्ञ में भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाना हमारा प्रयास है। इसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। शिप्रा नदी के जल से कुंभ स्नान सुनिश्चित करने के लिए 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा परियोजना का उद्घाटन किया है। वहीं इससे 100 गांवों को पानी भी मिलेगा। वहीं आपको बता दें, 2490 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात सौंपी है। उज्जैन को सांस्कृतिक से जोड़ना है। वहीं आपको बता दें कि 11 नल जल परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। सीएम तराना में नए महंत की चादर विधि कार्यक्रम और महारुद्र यज्ञ में भी शामिल हुए। इसके बाद में उन्होंने कहा कि उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाना हमारा प्रयास है। यह है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। इसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शिप्रा नदी के जल से कुंभ स्नान सुनिश्चित करने के लिए 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। वहीं सीएम ने तराना में कई योजनाओं का लोकार्पण किया है। वहीं आपको बता दें कि उज्जैन को संस्कृति की राजधानी बनाने का जो प्रयास है वो लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विजय नीमा जुड़ गए। विजय, नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना का लोकार्पण आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इससे साथ ही 100 गांवों को पानी भी मिल सकेगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तराना विधानसभा में पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो बहुउद्देशीय शिप्रा नर्मदा परियोजना, जल परियोजना है, उसका लोकार्पण किया, जिससे कि यहाँ के 100 गांव के लोगों को, इसमें शाजापुर जिले के भी कई गांव शामिल हैं, इसमें लोगों को, यहाँ पर किसानों को खेती के लिए भी जल मिल सकेगा और यहाँ पर नर्मदा का जल पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया है। और उसी के साथ उन्होंने कई सौगातें वहां पर तराना की जनता को दी और तराना की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास में कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी। जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा है कि उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाना हमारा प्रयास रहेगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री ने संस्कृति हो या कोई भी उज्जैन के विकास कार्यों को पहली प्राथमिकता दी है और उज्जैन में कई
करोड़ों रुपए के सौगातकारी विकास मत को लेकर भी हो रहे हैं और सियासत मत को लेकर भी किए जा रहे हैं। सियासत आगामी सियासत 2028 को लेकर भी कई विकास की योजनाएं यहाँ पर लगातार बैठक कर मुख्यमंत्री बनाते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो संस्कृति जो बाबा महाकाल की नगरी, यहाँ पर कई मंदिर है और श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, इसके लिए यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन भी लगातार यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव की देखरेख में होते रहते हैं मुख्यमंत्री जी की। जी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और कौन कौन सी तराना में परियोजनाओं की सौगात दी है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अति प्राचीन तिल भांडेश्वर मंदिर है, वहां पर भी वो पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने तिल भांडेश्वर मंदिर जो कि महादेव का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, उसको भी उन्होंने सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्यों के लिए उन्होंने वहां पर घोषणा की है और तराना के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह बात उन्होंने वहां पर कही है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम योगी ने मोतीपुर सिंचाई कॉलोनी में नवनिर्मित मोतीपुर तहसील भवन के उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा, सरकार हर गांव और हर ग्रामीण को डिजिटल भारत से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। हम गांव-गांव आर्टिकल फाइबर और बैंक की सुविधा देंगे, इस पर काम हो रहा है। सैटेलाइट से राजस्व की निगरानी की जाएगी ताकि कोई भी भूमाफिया किसी गरीब किसान या ग्रामीण का हक ना मार सके। इसी के साथ सीएम योगी ने औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद पर खूब बरसे हैं। उन्होंने कहा, आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसे देशद्रोही को स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, आक्रांताओं को महिमा मंडन करता हो, बहन बेटियों की इज्जत पर बुरी नजर रखता हो। सीएम ने कहा, भारत के महापुरुषों के प्रति सद्भाव हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। अगर किसी ने हमारी आस्था पर प्रहार किया था तो उसका आज नया भारत स्वीकार नहीं करेगा। सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की हम सुविधा देंगे और गांव में ही गांव के लोगों को बैंक की सुविधा भी देंगे। गांव में ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी गांव में ही उसे उपलब्ध हो जाने चाहिए। ऑनलाइन ये सुविधा गांव में उन्हें प्राप्त हो। ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। और दूसरा, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। अब पैमाइश में मनमानापन नहीं चल सकता कि गरीब को थोड़ा सा घुमा दो तो एक गरीब का हक कोई मार ले। ये तो सारे के सारे हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 इंच लैंड भी किसी गरीब की मारी नहीं जाएगी और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर गांव और हर ग्रामीण को डिजिटल भारत से जोड़ना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी ने औरंगजेब को लेकर भी काफी कुछ कहा है। उन्होंने बोला है कि आक्रांताओं को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही अब जो भारत है ऐसे आक्रांताओं को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को आर्टिकल फाइबर और बैंक की सुविधा देंगे। इसके साथ ही सैटेलाइट से राजस्व की निगरानी की जाएगी। बता दें कि कोई भी भूमाफिया किसी गरीब किसान या ग्रामीण का हक ना मार सके। आपको बता दें कि औरंगजेब वाले कब्र को लेकर चल रहे विवाद पर भी सीएम
योगी खूब बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसी भी ऐसे देशद्रोही को स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता है, साथ ही बहन बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं। और बता दें कि भारत के महापुरुषों के प्रति सद्भाव का नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। अगर किसी ने हमारी आस्था पर प्रहार किया तो उसे आज का नया भारत स्वीकार नहीं करेगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब डिजिटलीकरण से उत्तर प्रदेश को जोड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आर्टिकल फाइबर और बैंक की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार हर गांव और हर ग्रामीण को डिजिटल भारत से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश आर्थिकी रूप से भी आगे बढ़ सके। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जो है जमकर विपक्ष पर जो है हमला बोला है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम महत्वपूर्ण जो है बातें रखी हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि विदेशी जो आक्रांता रहे हैं उनका महिमा मंडन न किया जाए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आस्था पर प्रहार करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो वही उन्होंने कहा कि तहसील में जो अधिकारी हैं उनके लिए आवास बनाए जाएंगे। तो वही विकास को लेकर भी उन्होंने तमाम बड़े वादे जो किए थे उसको सरकार लगातार पूरे कर रही है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है क्षेत्र की जनता को कि बहराइच या पूर्वोत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य की योजनाएं संचालित हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। और उसके साथ ही जनता की जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उन पर भी आगे काम किया जाएगा। जो विरासत विकास के लिए आगे बढ़ रही है तो और आगे बढ़ाया जाएगा। फिर वही जिस तरीके से औरंगजेब हो या गाजी सालार हो उसको लेकर जो विवाद उठा है, महाराष्ट्र जिस तरीके से दंगा हुआ, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसे विदेशी आक्रांताओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सनातन संस्कृति को प्रहार करने वाले लोगों को यहाँ जो लोग उनका महिमा मंडन कर रहे हैं वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल यही नहीं थे बल्कि उन्होंने कहा कि नया भारत है वह इन कामों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। निश्चित तौर से जो लोग भी ऐसे विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं वो देश के लोग नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब जो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जा रहा हो और इसको लेकर जो है यहाँ विवाद न उपजे हो। इसको लेकर पूर्व में भी कई बार इस नीति की बातें सामने न आया, चाहे महमूद गजनवी हो या फिर अन्य जो ऐसे विदेशी आक्रांता रहे हैं जिन्होंने भारत पर राज किया है और यहाँ के जो मंदिर थे उनको तोड़ने का काम किया है या गुरुद्वारे से उनको तोड़ने का काम किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर हमला बढ़ रहे हैं। जो हमारी सनातन संस्कृति परंपरा है उसको लेकर भी उन्होंने समय समय पर जो है बड़ी बातों के साथ उन्हें चेतावनी भरे लहजे से ऐसे लोग जो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं उनकी कब्र या फिर उनके ऐसे प्रतीक चिन्हों को लेकर पक्षधर बनते हैं, निश्चित तौर से उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये नया भारत ऐसा स्वीकार नहीं करेगा। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भगवा वस्त्र है उस पर प्रहार किया गया था। इस पर भी उन्होंने कहा था कि मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भगवा पहनता हूँ। भगवा एक गर्व, शांति, सौहार्द का प्रतीक है, इसलिए मैं भगवा पहनता हूँ। तो इस तरीके से जो अभी हाल में ही महाराष्ट्र जिस तरीके से जो दंगा हुआ है और वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रहा है और ऐसे जो लोग हैं जो लगातार विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं उसको लेकर पर निशाना पाते नजर आए थे। जी, औरंगजेब जो था वो काफी क्रूर शासक था और वहीं पर कई नेताओं ने कहा है कि यहाँ पर भारत के अंदर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की बात होनी चाहिए, ना कि औरंगजेब की जिसने यहाँ पर क्रूर शासक किया, साथ ही जो बहन बेटियों पर बुरी नजर डाली और आक्रांताओं को देश में भी नहीं बख्शा जाएगा। आप बिल्कुल चलना देखिए, जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर जो बयान आया है, जो फिल्म आई छावा, उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो हिंदू लोग हैं उनके घरों पर हमला हुआ है, धर्म विशेष के लोगों ने हमला किया। धर्म विशेष का साफ तौर से देखिए इसमें जिस तरीके से धर्म के लोग जो इस बात को लेकर नाराज हो गए कि छावा फिल्म में जो है यहाँ औरंगजेब की जो क्रूर शासन दर्शाया गया है, जबकि कुछ जो उसके पक्षधर है वो बता रहे हैं कि भारत के इसने बहुत सा काम किया है, मंदिरों को उसने दान दिया है। निश्चित तौर से देखिए भारत की संपत्ति थी, इसलिए ऐसे में जो औरंगजेब ने यहाँ के लोगों को दान दिया वो उस समय राजा था, उसको यहाँ शासन करना था। तो ये उसकी जो है नीति थी कि यहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाकर और इस तरीके से उनको शांति में रखकर ही आगे राज किया जा सकता है, इसलिए उसने अपने लालच में यहाँ के मंदिरों को यहाँ दान दिया था। इसके साथ ही गाजी सालार जो वो भी एक अक्रूर
सेनापति रहा है और उसने भी जिस तरीके से यहाँ टूटा का शासन जमाया था, उसको लेकर अब उसको जो सूफी संत बताया जा रहा है, जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने बयान दिया है कि गाजी सालार के नाम पर जो संभल में मेला लगता है कि लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। इमरान मसूद गाजी सालार जो क्रूर शासक बताया जाता है, उन्हें क्रूर सेनापति बताया जाता है, उसको वो सूफी संत बताने में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए ऐसी तमाम जो विवादास्पद बातें हैं जो समय समय पर राजनीति में आती रहती हैं, और देखिए इनका राजनीतिकरण होता है। राजनीतिकरण से जो धर्म, जात और संप्रदाय का वोट बटोरने को लेकर ऐसी समय समय पर जो है बातें नेताओं की तरफ से की जाती है कि जो सदन चल रहा है, सदन में माहौल गर्म रहे और राजनीति समझती रहे, ऐसे बयान समय समय पर नेताओं के द्वारा कभी कभी जानबूझ कर दिए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र के बाद जो मैसेज निकल कर आया, उससे साफ है कि विदेशी आक्रांताओं को लेकर जिस तरीके से जो लोग पक्षधर कर रहे हैं या उनका पक्ष ले रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि नया भारत है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा और आस्था पर प्रहार किया तो छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे तो उसमें तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम बटेंगे तो कटेंगे। वो नारा जो है यहाँ सार्थक हुआ, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे फिर हरियाणा का चुनाव रहा हो, अन्य राज्यों के चुनाव रहे, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। तो मुख्यमंत्री का एक एक बयान देश के लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर जो भी बयान देते पूरी गंभीरता, पूरे तथ्य के साथ ही उन बयानों को वो रखते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सदन में कांग्रेस विधायकों ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा 2016 में तत्कालीन परिवहन मंत्री ने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। मंत्री के निर्देश के आधार पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी। सीबीआई जांच की मांग के बीच ही स्पीकर ने दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को बुलाया। इस पर कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष के टेबल के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे, फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। महिदपुर से कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस कुंभकर्ण के गेटअप में विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सड़क पर लेटकर सरकार पर परिवहन घोटाले, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के विधायकों ने पुंगी बजाकर उन्हें उठाने की कोशिश की। इस प्रदर्शन पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कांग्रेस फोटो खिंचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा में जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा होनी चाहिए, हम इसके लिए हर समय तैयार हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यम, विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन था और जो विपक्ष था वो कुंभकर्ण के वेश में वहां पर पहुंचा था और उनका कहना था कि जो सरकार है वो सोई हुई है, उनको उठाने के चक्कर में ये वेश पहना गया है। निश्चित तौर पर देखिए तरुणा, जिस तरह से विधानसभा का 7वां दिन है और 7वां दिन भी हंगामे के साथ ही शुरुआत हुई थी। कुंभकर्ण के वेश में जो विधायक थे कांग्रेस के वो पहुंचे थे और सरकार को जगाने के तमाम प्रयास किए जा रहे थे, चाहे सीटी बजाकर चाहे पुंगी बजाकर के लगातार कान में जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे उसको जगाने का प्रयास कर रहे थे। विधायक खुद को कुंभकर्ण के वेश में लेकर आए थे और बाहर सदन में लेटे हुए थे, जहां पर उनको खुद सरकार के सैंपल के तौर पर जगाने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ साथ ही आज सदन में वॉकआउट भी किया गया, जोरदार हंगामा भी हुआ। सौरभ शर्मा केस मामले में जिस तरह से सोना, 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकदी मिले थे एक गाड़ी वाहन में, उसको लेकर के विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार ने इस पर सवाल उठाए और स्थगन प्रस्ताव की मांग की थी। हालांकि स्थगन प्रस्ताव नहीं, इसको ध्यानाकर्षण में लिया गया और ध्यानाकर्षण के दौरान जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार ने उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, हाई कोर्ट की निगरानी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के लगातार विपक्ष अड़ा रहा और नेता प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी इसको लेकर के विधानसभा में सीबीआई की जांच की मांग की और जो हालांकि सदन के अंदर बिना मंत्री का नाम लिए हुए हेमंत कटारे ने कहा कि जो खुरई के विधायक है जो सागर के रहे उन पर आरोप लगाए। इसके साथ साथ ही जो पूर्व कमिश्नर थे, परिवहन कमिश्नर, उन पर भी आरोप लगाए गए, डीपी गुप्ता। इसके साथ साथ ही अन्य 3 लोगों के भी नाम लिए गए। तो साफ तौर पर जो सौरभ शर्मा मामला है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और उस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं और राजनीति भी हो रही है।
हालांकि जिस तरह से कुंभकर्ण के वेश में पहुंचे थे उसको लेकर के जो मंत्री विश्वास सारंग है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए, उधर लाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। वहीं पर सौरभ शर्मा मामले में जांच को लेकर कहा गया कि जो लोग इसमें दोषी पाए गए थे या जिस तरह से सौरभ शर्मा ने जो प्रतिवेदन दिया था उस पर हालांकि उनके भाई जो थे उन पहले से गवर्नमेंट जॉब में थे और इस तरह से अगर कोई एंट्री लेता है, अनुकंपा नियुक्ति लेता है तो ये गलत होती है, उसकी जांच की जा रही है। और सौरभ शर्मा ने पहले ही इस जो सरकारी नौकरी उससे इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो है इस मामले में लोकायुक्त बाद में इन्वॉल्व हुई, तो लोकायुक्त को लेकर कई सवाल खड़े किए, लेकिन जो सदन के अंदर था इसको लेकर भी हंगामा होता रहा और सदन के बाहर भी लगातार वॉकआउट होने के बाद जो विपक्ष है वो हंगामा करता रहा और सीबीआई जांच के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अगुवाई में जांच की बात कही गई और अन्य लोगों पर भी प्रकरण और एफआईआर दर्ज करने की बात की गई। कुछ लोगों को इस मामले में सस्पेंड जरूर किया गया है या हटाया गया है, लेकिन इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसको लेकर भी विपक्ष लगातार मांग पे अड़ा रहा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सीबीआई, लोकायुक्त और जो ईओडब्ल्यू है उसकी जांच कराई जानी चाहिए। सौरभ शर्मा का जो मामला है वो काफी सदन में गूंजा है और साथ ही जो पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा है उन्होंने कहा है कि जो 52 किलो सोना मिला है वो उनका नहीं, उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, वो साफ इनकार कर रहे हैं। हाँ देखिए, जिस तरह से सौरभ शर्मा मामले में अभी तक जो 52 किलो सोना गाड़ी में मिला है और जो 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे उसको लेकर के विपक्ष ने ये भी कहा कि अगर लोकायुक्त सही से काम करता तो यहाँ पर आईटी विभाग को नहीं आना पड़ता और सौरभ शर्मा और उनके जो सहयोगी थे, तीनों सहयोगी ने मना कर दिया। उनका कहना है कि उनका न 11 किलो सोना है और ना ही 11 करोड़ रुपए है और ना ही 52 किलो सोना है। तो इसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि ये सोना है किसका और साफ तौर पर जो विपक्ष है वो पूर्व परिवहन मंत्री पर आरोप लगा रहा है, चाहे दोनों परिवहन मंत्रियों पर, पूर्व परिवहन मंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उनकी जांच कराने की मांग सदन में की जा रही है। स्थगन प्रस्ताव इसी के लिए लाया गया था, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको ध्यानाकर्षण में लाया और जैसे ही ध्यानाकर्षण के समय सुप्रीम कोर्ट की बात होने लगी या जो सदन में नहीं मौजूद रहता उसकी अगर बात होती है तो उसकी बात नहीं की जा सकती। इसको लेकर भी बाद में हंगामा भी हुआ जब दूसरे बीजेपी विधायकों ने ब्रजेंद्र सिंह को कहा कि आप ध्यानाकर्षण का अपना समय रखिए। उसके बाद हंगामा हुआ और फिर वॉकआउट हुआ। तो सौरभ शर्मा भी इसलिए साफ तौर पर अभी फिलहाल कोर्ट में मामला ये चल रहा है और इस मामले को लेकर के तमाम जांच एजेंसी भी एक्टिव है और कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। और इसी तरह देखा जाए तो सौरभ शर्मा मामले में अभी फिलहाल जितनी जांच एजेंसी जिस तरह से सुनवाई हुई है उसमें साफ तौर पर मना कर दिया गया कि उनका सोना नहीं है। आगे जांच एजेंसी क्या करती है, विपक्ष किस तरह का रुख अख्तियार करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 मुठभेड़ में फोर्स ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर में 18, कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार सहित सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों के कोर इलाके में फोर्स घुसी है। जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडेट्स को घेर रखा है। दोनों तरफ से फायरिंग अभी भी जारी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए। दोनों की हालत खतरे में है। बता दें खतरे से बाहर है। यहाँ भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 71 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में जवान ने करीब 300 नक्सलियों को ढेर किया है। 290 हथियार जब्त भी किए गए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रविंस मनहर जुड़ गए हैं। प्रविंस, बीजापुर में मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच में, वहीं पर 22 नक्सलियों को पुलिस फोर्स ने ढेर कर दिया है। क्या है अभी की अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें आज की, तो जिस तरीके से बस्तर संभाग जो है वहां आज जो है नक्सली मुठभेड़ हुआ। बस्तर संभाग के बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो सीमावर्ती जंगल पड़ता है गंगलूरपुर, उस वहां जिस तरीके से आज मुठभेड़ जो है सुबह से चल रहा था और अभी भी हालांकि मुठभेड़ चल रहा है, लेकिन इस मुठभेड़ में जो है हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ के तहत जो है 18 नक्सलियों को मार गिराया। साथ ही साथ कांकेर में भी मुठभेड़ जो हुआ है उस पर जो है 4 नक्सलियों को जो है हमारे सुरक्षा बलों ने जो है वो मार गिराया। तो कुल मिलाकर कहें तो 22 नक्सली जो है आज
हमारे सुरक्षा बलों ने जो है वो ढेर कर दिया है। साथ ही साथ अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और इस आंकड़े और बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है वो कहीं ना कहीं 22 की हुई है, 4 कांकेर में और 18 जो है दंतेवाड़ा बीजापुर के जो सीमावर्ती बेंगलुर है वहां हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहें तो एक बड़ी सफलता जो है हमारे सुरक्षा बलों को मिला है। साथ ही साथ एक दुखद खबर यह भी रहा कि इस मुठभेड़ में हमारे एक जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहें तो एक दुखद खबर है हमारे सुरक्षा बलों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ सरकार हो या फिर सुरक्षा बल हो, वो नक्सल विरोधी जो काम करने वाले नक्सली हैं उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें कभी जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को काफी जो है वो फायदा होते हुए दिखते नजर आ रहा है। लगभग 1 सालों में 300 से अधिक नक्सलियों को जो हमारे जो जवान है, जो सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे वो एसटीएफ हो, डीआरजीएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीएफ हो, ये तमाम जो पुलिस विभाग हो, तमाम जो संयुक्त सुरक्षा बल है वो कहीं ना कहीं लगातार इस मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं। इस मुठभेड़ में जो छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा बल है, चाहे बस्तर हो, चाहे बस्तर के अलग अलग जिले की बात करें, चाहे बीजापुर की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा की बात करें, नारायणपुर की बात करें, जगदलपुर की बात करें, तो ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां लगातार सुरक्षा कर्मियों को जो है वो सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। आज की घटना की बात करें तो आज जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों को जो है वो इनपुट मिला था कि जो बेंगलुर है वो उसके आसपास में भारी जो संख्या में जो नक्सली हैं वो होने की सूचना मिली थी। इस पर जो है संयुक्त कार्रवाई करते हुए जो तमाम जो फोर्सेस है वो सुबह से ही इस इलाके में पहुंचते हैं और सर्चिंग ऑपरेशन करते हुए नजर आते हैं। और इस सर्चिंग ऑपरेशन में दोनों पक्षों के बीच जो है वो फायरिंग शुरू होती है, चाहे वो नक्सली हो चाहे हमारे सुरक्षा के जवान हो। दोनों के बीच सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच से ही फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग लगभग अभी तक चल रहा है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बड़ी एक जो है सफलता हमारे जवानों को लगी है, क्योंकि इसमें 18 नक्सलियों को जो है हमारे जवानों ने ढेर किया है। तो निश्चित तौर पे माना जाए तो एक बड़ी सफलता है। जी सीएम साय और अमित शाह से मिले थे, जिसको लेकर की कहा गया था कि 2026 तक जो नक्सलवाद है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।